क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ काम करने वाले हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें भी रियलाइज हुआ जब हम इस क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। तब तक तो हमारी जो ट्रेनिंग थी वो साइकोलॉजी रिलेटेड थी, हमारी प्रैक्टिस भी साइकोलॉजी रिलेटेड थी। तो हम बच्चे की मानसिकता पे ध्यान ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में उसी को इम्पोर्टेंस ज्यादा था। हमें भी एक चैप्टर था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में था और उसके बाद हमने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि बाद में हमारी सारी ट्रेनिंग जो होती है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स पे ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया 2003 में, और मेरा पहला काम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के साथ नहीं था, मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम किया था। जो बच्चे सड़क पे रहते हैं, हम उठा के उनको फॉस्टर केयर में डालते हैं, उनकी मर्जी से डालते हैं, जबरदस्ती नहीं डालते, क्योंकि कुछ बच्चों को घर लौटना होता है, कुछ बच्चों को फॉस्टर केयर में रहना होता है। तो वहाँ जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मैंने सीखा, वो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती, क्योंकि इंडिया में शायद एशिया में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे सड़क पे रहते हैं, घर से भाग के आए हुए हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, काफी अलग होती है। और वहां से मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत सीखा, क्योंकि आई लर्न कि जो टेक्स्ट बुक हमें नहीं सिखा सकता, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें सिखा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब बीएड करिकुलम कर रहे हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट इस विषय पे पढ़े और जाके बच्चों को ऑब्जर्व करें। जैसे कोई पार्क हो जहाँ बच्चे खेल रहे हो, कोई नर्सरी हो जहाँ बच्चे स्कूल में जाते हो, या आंगनवाड़ी हो जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हो, या कोई रिक्रिएशन सेंटर हो जहाँ बच्चे खेल कूद या रिक्रिएशन के लिए आते हो, मनोरंजन के लिए आते हो, वहां पे जाके बच्चों को ऑब्जर्व करें, उन्हें देखें। क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसे आप किताबों से पढ़ के या कोई भी मटेरियल, वेबसाइट, डेटा पढ़ के नहीं जितना समझ सकते, जितना बच्चों को देख देख के सीख सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। बिकॉज विकास के जो चरण है या विकास के जो माइलस्टोन है, जो गोल्स है, वो भले ही सेम हो, यूनिवर्सल हो, सारे वर्ल्ड में सब बच्चे इन्हीं यूनिवर्सल माइलस्टोन्स के हिसाब से, इन्हीं यूनिवर्सल चरण के हिसाब से डेवलप होते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो पैटर्न है, वो हर बच्चे का यूनिक होता है। हर बच्चा बैठने के बाद ही खड़ा हो जाता है, लेकिन हर बच्चा का तरीका बैठने का, खड़े रहने का, आधार लेने का, ये अलग अलग होता है। इसे आप जितना ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप बच्चों के साथ काम करने में, उनके साथ टीचिंग स्किल्स, जो आपके मेन कोर्स स्किल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव रहेंगे। क्योंकि द मोर यू ऑब्जर्व, द मोर यू लर्न अबाउट चाइल्ड बिहेवियर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैंने कोशिश की है कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट आज ही सीख ले, लेकिन ये सेशन बहुत लंबा है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में जैसे मैंने फरवरी में भी कहा था, 5 अलग अलग क्षेत्र है, और इन 5 क्षेत्रों में बच्चे का विकास एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं कि वो आज एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है या आज एक क्षेत्र में अचीव कर रहा है, कल दूसरे क्षेत्र में अचीव कर रहा है, वो साथ ही उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, वो 5 क्षेत्रों में एक साथ डेवलप हो रहा है। तो इन 5 क्षेत्रों को एक साथ समझ लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको 2 सेशंस में डिवाइड करेंगे। आज कुछ कवर करेंगे, शायद 0 to 3 हम आज कवर कर पाएंगे, और उसके आगे के जो माइलस्टोन्स है 3 मंथ से लेके 3 इयर्स तक, जहाँ बच्चे की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है, वो हम अगली बार कर सकेंगे। तो जैसे आप ने सीखा होगा या देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता है, there are 2 very important aspects that we have to look at. One is child growth, which is बच्चे की बाढ़ जो होती है, या फिर उसके लिए I don't know what's the most appropriate word for growth in Hindi.
बिकॉज बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस जो होती है, हाइट जो होती है और वजन जो होता है, ये तीनों मेजर किया जाता है आफ्टर बर्थ, स्पेशली हेड सर्कमफ्रेंस एंड वेट, वजन। तो ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं मेजरमेंट के, वो हमें ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, यानी कि हाउ इज द चाइल्ड फिजिकल पैरामीटर्स में कैसे डेवलप हो रहा है। बट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो शायद हमारी कंट्री में अभी कुछ सालों से फोकस हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंटल सर्विलेंस होता है, मैंडेटरी चेक्स होते हैं हर 3 महीने में। हमारी कंट्री में अभी तक इतना नहीं है, लेकिन हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। द अदर एस्पेक्ट इज विकास, दैट इज डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद जैसे वजन उसका बढ़ता है, जैसे उसके सिर का घेर जो होता है, जैसे हेड सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, वो डेवलप होता है, उसका कद जो है वो डेवलप होते जाता है। उसी के साथ वो बहुत कुछ सीख रहा है, अपने वर्ल्ड के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे होते जा रही है। जो हम देखते हैं बच्चे को कि वो सिर गर्दन संभालने लगता है, बैठने लगता है, खड़े रहने लगता है, ये सारा जो है इट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट। तो विकास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द वे द बेबी इज न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन जो बच्चे का है। इसलिए बर्थ वेट बहुत बहुत जरूरी है। हम बच्चे का वेट जो है 2.5 kg के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मल एवरेज इंडियन वेट जो है वो 2.5 kg के ऊपर एक्सपेक्ट किया जाता है। उससे फिर बच्चे का आगे का प्रोसेस डिटरमाइन होता है। अगर बच्चा अंडर वेट है तो उसे हाई रिस्क बेबी कहा जाता है। हाई रिस्क के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शायद हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, लेकिन जो बच्चा वजन से कम है उसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द ग्रोथ, कि वो वजन बढ़ाना इज नॉट द बिगेस्ट एम, बट द वेट विल डिटरमाइन हाउ वेल द चाइल्ड डेवलप्स in terms of his cognitive development, in terms of all his other aspects of development। यानी उसके बाकी के विकास के जो चरण हैं वो ज्यादातर उसके वजन की वजह से ही डिटरमाइन होते हैं, because when the baby is underweight, the baby is malnourished, and when the baby is malnourished, उसके मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होने वाला है। तो इट इज कॉल्ड हाई रिस्क बेबी, एंड दैट इज व्हाई द होल फोकस, आप देखेंगे जो आशा वर्कर्स अभी काम करते हैं उनका बेसिक फोकस होता है मदर्स न्यूट्रिशन एंड बेबीज न्यूट्रिशन, कि बच्चे को जो खिलाया जाता है पहले 1 साल में 2 साल में वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना हो और न्यूट्रिशन रिलेटेड कॉन्शियस फीडिंग हो, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट हो डायरेक्टली उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो पहले जीवन के कुछ वर्ष के दौरान मस्तिष्क बढ़ता है और काफी विकसित होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसका सिर बहुत बड़ा दिखता है, राइट? The body looks small and the head looks big. They look a little bit like aliens when they are born, right? Because the brain is bigger than the body size. It almost occupies 3/4 of the body size. Slow, sorry. Okay, somebody's microphone is on. तो धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रेन स्कल में जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन होकर स्पाइनल कॉर्ड में आने लगता है, एंड दैट हेल्प्स द ब्रेन कम टू इट्स एक्यूरेट साइज। तो जो ब्रेन में स्कल में फ्लूइड है वो ड्रेन होकर स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है और फिर स्कल को जगह मिल जाती है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम बच्चे के ब्रेन का यानी मस्तिष्क का जो घेर होता है वो हर 3 महीने में जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है तो उसे मेजर करते हैं। आपके बच्चे हैं या आपको जब बच्चे होने वाले हैं तो ये देखिए कि आप जब भी डॉक्टर की विजिट के लिए जाए तो पहले 1 साल में हर विजिट में उसका वजन, उसका कद और उसका हेड सर्कमफ्रेंस, ये 3 चीजें मेजर होती रहे, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिटरमाइन होता है, न्यूट्रिशन, ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे के बाकी के क्षेत्रों में विकास। ये तीनों जो है ये बच्चे के हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस और वेट पे काफी डिपेंडेंट रहते हैं। तो वेट इसलिए नहीं कि बच्चा बहुत मोटा सा दिखे और जो हर माँ चाहती है कि द बेबी लुक्स हेल्दी, that is not the goal. The goal is that the baby should be well nutritioned so that the baby's development doesn't get affected, the baby's brain development doesn't get affected. That's the main aim of the baby's weight increasing, right? तो बच्चा एक निश्चित क्रम के अनुसार प्रत्येक चरण से गुजरता है। अभी आपने देखा हो कि
चाहे वो बच्चा इंडियन हो, एशियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी कंट्री का हो, हर बच्चा जो है वो उसी चरण के हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से गुजरता है अपने डेवलपमेंट में। ऐसा कोई बच्चा इस वर्ल्ड में नहीं है जो बिना गर्दन संभाले बैठना सीखा या बिना गर्दन संभाले खड़े रहना सीखा हो, क्योंकि दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि ओनली व्हेन द हेड इज हेल्ड, दैट मीन्स योर स्पाइन बिकम्स इरेक्ट, that's when the brain will give signal to the body that now you can sit up, now you can stand up. If the brain is not, the head is not being held, जब बच्चों में फिजिकल विकलांगता यानी कि फिजिकल इम्पेयरमेंट है, कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है, उन बच्चों में आपने देखा होगा कि गर्दन संभालने के लिए काफी देर लग जाती है, इसलिए उनके बाकी के सारे माइलस्टोन धीरे धीरे से आने लगते हैं या देरी से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने गर्दन संभालना सीखा ही नहीं है. द ब्रेन हैज नॉट गॉट येट द सिग्नल that it has to hold the head erect, and once the head is not held erect, the baby cannot sit, the baby cannot stand, the baby cannot walk. तो ये जो पैटर्न है ये यूनिवर्सल है, कि कोई भी कंट्री का बच्चा हो, कोई भी देश से हो, कोई भी प्रांत से हो, कोई भी ट्राइबल एरिया से हो, अर्बन एरिया से हो, वो इसी पैटर्न में चलेगा. बच्चा अपनी स्वयं की गति के अनुसार विकास करेगा और व्यक्तिगत अंतर की उम्मीद होती है. नाउ इवन इफ दिस पैटर्न इज यूनिवर्सल, भले ही बच्चे की ये पैटर्न यूनिवर्सल हो, यहाँ जाने यानी कि सब जगह दिखती हो, कोई भी देश में दिखती हो, द स्पीड ऑफ इट, द पेस ऑफ इट, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑल अदर पैरामीटर्स अराउंड, लाइक आई स्पोक अबाउट ग्रोथ और वेट और हेड सर्कमफ्रेंस और जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन. अ लॉट ऑफ थिंग्स डिटरमाइन द पेस एट विच द चाइल्ड विल गो, व्हिच मीन्स कोई देशों में या कोई जगहों में हमें देखा है कि बच्चे एकदम 2 महीने के हो जाते हैं तो गर्दन संभालना सीख लेते हैं. कोई कंट्रीज में हमने देखा है कि बच्चे 4 महीने तक गर्दन संभालते हैं. तो हमारा जो रेंज होता है हर माइलस्टोन का, वो हम वेरिएशन के हिसाब से मिनिमम टू मैक्सिमम का देते हैं. आफ्टर 6 months अगर बच्चा गर्दन संभाल ही नहीं पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ डिले. तो ये जो है गति का जो मैपिंग है, उसके लिए एक रेंज दिया गया है. सारे वर्ल्ड के जो माइलस्टोन चार्ट्स हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो माइलस्टोन का एक पेस होता है वो, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग स्टिमुलेशन के हिसाब से, अलग अलग जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से पेस अलग होता है, इसलिए वो पीरियड दिया गया है कि अ बेबी कैन हेड होल्ड फ्रॉम 2 months to 6 months. But after 6 months, there is no waiting, which means there is a clear-cut delay. Then you cannot say that, oh, we can wait and watch because every child has a different pace. No, the time is lost. Now the time is that the baby has to develop it, and if it's not developing, there is some problem. तो ये जो गति का कंपोनेंट है वो वेरिएशन दे देता है हर बच्चे को. जैसे हमने देखा है अफ्रीकन बच्चे हैं जो 10 महीने में ही चलना शुरू कर देते हैं. इज अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. एंड 10 महीने 9 महीने में ही चलना शुरू करते हैं, एंड दे आर वॉकिंग वेरी फास्ट. दे डोंट जस्ट वॉक, दे वॉक वेरी फास्ट. देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स आल्सो ऑन दिस, बट दे डोंट डेवलप लैंग्वेज सो क्विकली. उनकी लैंग्वेज के विकास में, भाषा के विकास में वो काफी देरी से पिकअप कर लेते हैं, लेकिन उनके मोटर माइलस्टोन्स वर्ल्ड के सारे बच्चों के हिसाब से बहुत जल्दी आ जाते हैं. ना मे बी देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट टू इट, maybe there is an environmental component to what they eat and the culture in which they are brought up. आपको पता है सारे मैराथन रनर्स जहाँ पे भी आप देखेंगे वर्ल्ड में, वो जमाइका और उन्हीं सारे कंट्रीज से होते हैं. सो दैट्स बिकॉज देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट टू इट कि वो अपने मोटर माइलस्टोन्स जो है वो पहले अचीव कर लेते हैं, लेकिन बाकी के माइलस्टोन्स है वो शायद दुनिया के बाकी के बच्चों से थोड़ी देरी से पिकअप करते हैं. तो ये वेरिएशन कल्चर वाइज, जोग्राफिकल लोकेशन वाइज अलग अलग पेस पे या गति पे होते रहते हैं. कुछ दृष्टिकोण, व्यवहार और लक्ष्य निश्चित उम्र में विकसित होते हैं. योग्यता और समय का व्यापक क्षेत्र सामान्य हो सकता है, which means that there are some things which are common, but there are some things which will be very specific. Like in our country, हमारे देश में बच्चा ज्यादातर 2 भाषाएं सीख लेता है 2-2.5 साल की उम्र में. आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में मम्मी शायद एक भाषा बात करती हो, पापा शायद एक भाषा बात करते हो, या फिर बच्चा घर में एक भाषा बात करता है, 2 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर लेता है तो नई भाषा सीखता है. तो हमारी कंट्री में ये काफी कॉमन है कि बच्चा 2 भाषाएं कम उम्र में ही सीखना शुरू कर देता है. लेकिन जिन कंट्रीज में घर पे वही भाषा बात की जाती है जो स्कूल में बात की जाती है, उनके बच्चों को 5-6 साल की उम्र तक, जब तक नई लैंग्वेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती, तब तक कोई एक्सपोजर ही नहीं है. तो मल्टीलिंगुअलिज्म की उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो किसी ने
स्टिमुलेट ही नहीं किया है तो उसका उपयोग हुआ ही नहीं है। तो ये वेरिएशंस भी नजर आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इट हैज बिकम अ नॉर्म, बहुत नॉर्मल हो चुका है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और घर में वो भाषा हम बात नहीं करते, तो बच्चा ऑटोमेटिकली 2 साल की उम्र से ही दूसरी लैंग्वेज सीखना शुरू कर लेता है, यानी कि स्टिमुलेशन से ऑफ कोर्स, बट द ब्रेन इज गेटिंग स्टिमुलेटेड फॉर that language and the brain is developing connections to build that language. So that is a very unique concept for a country like ours, which is though developing but is capable of multilingualism, right? The brain is actually capable of multilingualism in the first 3 years, and if you work on it you automatically develop it at a faster pace. इसलिए सटीक रूप से कहना कठिन है कि किस बच्चे के विकास के प्रत्येक चरण में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो because this variation is there in child development, because this uniqueness is there in every child, it is very difficult to say कि हाँ ये बच्चा अभी खड़ा रहना सीख गया है 10 महीने में तो निश्चित रूप से 12 महीने में ये अपना पहला शब्द बोल देगा, या फिर निश्चित रूप से ये 2.5 साल में पूरे वाक्य में बोल देगा। This is very difficult to predict. Unless we know that there is a developmental delay, then we know to predict द अनअचीवमेंट, यानी कि वो अचीव नहीं करेगा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट जो है कि हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो 10 महीने में खड़ा हो गया है तो अभी वो 1.5 साल में भागने ही लगेगा, अभी वो 2 साल में साइकिल चलाने लगेगा, अभी वो 2 साल में पूरे वाक्य में बात करने लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इट सो इजिली बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन पेस ऑफ डूइंग थिंग्स एंड यू विल सी इट डेवलपिंग ओवर टाइम। If it is not developing as per the milestone chart, जो हम milestone charts देखेंगे, then you know there is delay। और जैसा मैंने कहा जो ड्यूरेशन दिया गया है, जैसे वॉकिंग के लिए हमने 18 महीने तक टाइम दिया है, 10 महीने से लेकर 18 महीने तक का ड्यूरेशन दिया है, यानी बच्चा इंडिपेंडेंटली चलना शायद 10 महीने में शुरू कर सकता है, लेकिन 1.5 साल की उम्र तक हम वो रेंज दे देते हैं। अगर 1.5 साल तक बच्चा अपने आप से चल नहीं पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज श्योरली अ डिले एंड द चाइल्ड नीड्स टू बी सीन बाय डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और अ न्यूरोलॉजिस्ट टू बी एबल टू मैप व्हाट इज द प्रॉब्लम। हर बच्चे की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है, हर बच्चे के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह एक निश्चित क्षेत्र में विशिष्ट होता है लेकिन दूसरे में तुलनात्मक या कमजोर होता है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चा हर चरण में, हर विकास के क्षेत्र में उतनी ही तेजी से या उतनी ही पेस में डेवलप नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने अफ्रीकन बच्चों का उदाहरण दिया, तो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र है, they are doing extremely well, but their language development they are taking a lot of time. So you can't say कि just because he is good in gross motor, he will be good in fine motor or he will be good in language. It is not necessary. Though the areas of development are different and they are being produced by the same brain, the brain has its own way of exhibiting the developmental milestones at different stages. So there will be some children who will develop very fast in one domain and very slow in other domain. जैसे आपने अगर ऑटिज्म के बारे में पढ़ा हो तो ऑटिज्म में हम देखते हैं कि ज्यादातर वो बच्चे चलने में, गर्दन संभालने में, बैठने में कोई देरी नहीं करते, वो सारे माइलस्टोन्स उनके नॉर्मली अचीव हो जाते हैं। लेकिन बात करने का जो माइलस्टोन है, आंखों में आंखें डाल के देखना, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना, ये सारे जो माइलस्टोन्स है उसमें काफी देर हो जाती है उनके लिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जितने भी एरियाज है डेवलपमेंट में उसमें सिमिलर या एकदम सेम लेवल पे डेवलपमेंट दिखे, वो अलग अलग लेवल पे चलती है और वही यूनिकनेस है ह्यूमन बीइंग होने का, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन रोबोट्स। मशीन में और रोबोट में जो एल्गोरिदम डाला जाता है वो पैटर्न डेवलपमेंट के लिए होता है कि ये इस टाइम पे होगा, ये इस टाइम पे होगा, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन है, उसमें इतना पैटर्न भगवान ने नहीं डाल के रखा है कि सारे माइलस्टोन्स हम एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही कैलेंडर के हिसाब से अचीव करेंगे। ओके, कोई बच्चा विभिन्न विषयों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ टीचर। ओके, why every child is different? You may have 50 children, आपके क्लास में 50 बच्चे हो, 60 बच्चे हो, 70 बच्चे हो, आपको पता है कि बच्चे अगर क्लास 1 में है तो उसको क्या क्या आना है रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो सारे बच्चे उतने ही एक्सक्विजिट या उतने ही डेवलप्ड हो उस रीडिंग, राइटिंग, मैथ में। क्लास के 10 बच्चे जो होंगे आउट ऑफ
because it's 10% of the population, they will be different from the other children. They will not be achieving the reading writing skills like the other children, because that is a given norm. 10% of children have some problems in the class, and this is now in India also. In fact, in India they will be higher because we have a lot of malnutrition, unfortunately. So शायद वो 10% से भी ज़्यादा हो. But you have to understand that you will see this variation. You will not have your whole class, even if you're teaching, आप आपके तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को सिखाने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि आपने बहुत मेहनत की तो आपका सारा क्लास एक साथ एक तरीके से एक ही पैटर्न में एक ही पेस पे डेवलप होगा. सारे बच्चे रीडिंग एकदम बहुत अच्छे से करते होंगे, सारे बच्चे स्पेलिंग अच्छे से करते होंगे, मैथ. इट इज नॉट पॉसिबल. देयर विल बी वेरिएशन because the way the human brain is and the way development goes, the pace is different for every child, and the abilities and inabilities are different in every child. That's why you will have differences in one classroom with the same teacher, with the same content, with the same methodology that she is using, right? एक कक्षा में बच्चों की उम्र भी भिन्न होती है. अभी आपको पता है कि 6+ गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर हर बच्चा 6 साल पूरा हुआ होना होता है, तो उसमें कुछ बच्चे 6.5 साल के हैं, कुछ 7 साल के हैं, और कुछ एकदम बस 6 साल की उम्र अचीव की और स्कूल में आ गए. नाउ माइलस्टोन्स जो होते हैं, यानी विकास के जो चरण है या विकास के जो गोल्स है, वो हर 6 महीने में बदलते हैं. हर 6 महीने में. जैसे आपके घर में अगर 6 महीने का बच्चा हो, आप उसको 1 साल का जब होता है, उसका फर्स्ट बर्थडे होता है, तब देखिए कितनी सारी डेवलपमेंट हो जाती है. 1 साल का होने के बाद अगर आप उसको 6 महीने के बाद फिर से मिले, 1.5 साल का हो गया, कितनी डेवलपमेंट हो जाती है. 1.5 साल के बाद 2 साल में जब स्कूल में जाना शुरू करता है दूसरे बर्थडे के टाइम, तब आप देखेंगे तो और भी विकास हो चुका रहता है. तो every 6 months milestones are changing. Every 6 months there are new things that the baby is learning. Which means in your class, if you have a 7.5, a 7, a 6.5 and a 6, you have to expect कि वो सारे बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे सीख रहे हैं. थोड़े छोटे बच्चों का कुछ ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में अधिक समय लगे और मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत होगी. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द पेरेंट्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड. अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत देरी से सब कुछ पिकअप कर रहा है, उसको बहुत समय लग रहा है, आपको बहुत सिखाना पड़ रहा है, बहुत कोशिश करनी, आइडेंटिफाई वेदर द बेबी वाज अ प्रीमेच्योर बेबी. क्या ये बच्चा जब पैदा हुआ था तब ये प्रीमेच्योर था? क्या ये बच्चे को कोई बचपन में न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक या कोई अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम्स हुए हो जो पेरेंट्स के हाथ में ना हो? क्या ये बच्चा देरी से बात करने लगा था? सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बच्चा देरी से बात करने लगा, 2.5 साल की उम्र में बात करने लगा, 3 साल की उम्र में बात. सो आइडेंटिफाई दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच डिटरमाइन हाउ ही रीड्स एंड राइट्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता है या लिखना नहीं चाहता है, उसे रुचि नहीं है. इट इज नॉट अबाउट इंटरेस्ट एज मच एज इट इज कैपेसिटी. कि बच्चे की कैपेसिटी ही शुरुआत से फ्लो रही है या फिर धीरे धीरे से अचीव कर रहा है माइलस्टोन, तो शायद रीडिंग राइटिंग को भी पिकअप करने में बहुत समय लगेगा. Yes, it's